कैपिटल मार्केट ही ले गया, कैपिटल मार्केट ने ले लिया। पूंजी बाजार कहते हैं, जो शेयर मार्केट है वो पूंजी बाजार है, हिंदी में पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट। इसको कैपिटल मार्केट क्यों कह रहे हैं? कैपिटल मार्केट मतलब से अगर कोई कहेगा, आपसे पूछेगा कि शेयर मार्केट बना क्यों, शेयर मार्केट क्यों बना, तो आप समझिए कि आप इसका पीछे पर्पस जो बेसिक क्या है कि जो सरप्लस मतलब कैपिटल है हमारे पास, उसको हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का एक जो मतलब एक इन्वेस्टमेंट का एवेन्यू क्रिएट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट का एक एवेन्यू क्रिएट हो रहा है। तो ये क्या है, क्योंकि बहुत कोई ऐसा एरिया होगा कंट्री में जहाँ पे जो है सो सरप्लस होगा, कहीं पे स्कार्सिटी होगा पैसे का, तो सरप्लस जहां से है वो उसका एक एक्सचेंज में गया, वहां से जो है सो कहाँ ट्रांसफर हुआ, जो है सो जहां पे इसकी जरूरत थी। जैसे कहने का मतलब कोई व्यक्ति लोन लेता है, तो लोन लेता है किसी चीज पर्टिकुलर चीज के लिए, मतलब इसका पैसा है कि वहाँ कार लोन है तो वो कार खरीदा, होम लोन है तो होम में इन्वेस्ट हुआ। तो ये कुल मिला के क्या है कि कहीं पे कम पूंजी है, कहीं पे ज्यादा पूंजी है, लो कैपिटल कहीं पे हाई कैपिटल है, तो सरप्लस अगर क्रिएट हो रहा है तो उसको क्या करेंगे, एक तरह का एक प्लेटफॉर्म दिया गया है जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज के शेयर मार्केट जो आप देख रहे हैं, वैसा शेयर मार्केट पुराने जमाने में तो था नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक तो बाद में हुआ। इलेक्ट्रॉनिक होने से पहले क्या होगा, शेयर मार्केट बरगद के पेड़ के नीचे जमा हुए हैं और ये फिजिकल फॉर्म में हो रहा है, इसीलिए मुंबई में फिजिकल फॉर्म में होता था उस बरगद के पेड़ के नीचे लिटरली। इस तो हमारे यहाँ खराब वर्ड बोला जाता है इसके लिए, जो है सो अब कहने का मतलब है कि जैसे जैसे रिपुटेशन बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा तो सब अच्छा हो जाता है। तो चूंकि इस तरह से खरीद बिक्री हो रहा है तो इसलिए दलाल स्ट्रीट नाम है। आज भी जो बीएससी स्टेट जहाँ पे इस्टेब्लिश है उसका नाम क्या है, दलाल स्ट्रीट, ठीक है। तो दलाल स्ट्रीट, अब इसका अंग्रेजीकरण नहीं करेंगे, दलाल स्ट्रीट को दलाल स्ट्रीट ही लिखा, हाँ तो नाम हो गया, तो उसका ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। अब मतलब पैसा कमा लेते हैं, तो ये दलाल से तो हमारे यहाँ खराब माना जाएगा, मतलब उसको मतलब ये वर्ड के साथ नेगेटिव कनोटेशन है। हाँ, लेकिन आपके पास पैसे होगा तो वो काम करेंगे तो रिपुटेशन बढ़ते जाएगा। जैसे कहने का मतलब क्या है, अगर यदि डीलिंग कोई हायर लेवल का कर रहा होगा तो इसके कहेंगे कि लाइजनिंग का काम करता है। ये क्या कर रहे हैं, उसको लाइजनिंग करता है, काम वही कर रहा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, लाइजनिंग कर रहा है। अब इसी में जो शेयर मार्केट से रिलेटेड है, तो इस तरह का खरीद बिक्री का काम जो कर रहा है तो हम उसको ब्रोकर कह रहे हैं। ब्रोकर, ब्रोकर भी क्या है, वो एजेंट है। ब्रोकर भी क्या एजेंट है, किसी को मकान बेचना है, किसी को खरीदना है, तो खरीदने को बेचने वाले से मिलवा रहे हैं, दोनों पार्टी को मिला रहे हैं, अपना कमीशन है 2% उसमें, तो ये काम ब्रोकरेज का हो गया, ये ब्रोकर हो गया। तो वैसे ही ब्रोकर हुआ करते थे। तो शेयर मार्केट पे आप कई फिल्में देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया लग जाएगा। बहुत बीच में तो कंट्री आगे बढ़ती है तो शेयर मार्केट काफी जो है सो, क्योंकि शेयर मार्केट रिफ्लेक्शन भी एक तरह से, क्योंकि कंट्री का मूड को बता रहा है, कंपनी का परफॉर्मेंस को बता रहा है, तो कंट्री का एक तरह से मूड बता रहा है वो कि कहाँ पे जा रहा है। तो इसलिए आप देखेंगे कि हाल के दिनों में वेब सीरीज और मूवी भी जो है सो काफी जो है आई, जो बताएगी आपको शेयर मार्केट के बारे में, जो हर्षद मेहता वगैरह पर फिल्म बनी, ये सब बनी, वो सारी चीजें, क्योंकि वो बड़ा करप्शन था, मतलब एक तरह का बहुत बड़ा हर्षद मेहता वाले एपिसोड। तो यहीं पे समझते हैं हम पूंजी बाजार को, कैपिटल मार्केट को। तो कैपिटल मार्केट को क्या करते हैं, दो कभी कभी आप मनी मार्केट भी सुनते हो, क्या सुनते हैं, मनी मार्केट। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, दोनों को लिखते जाइए, थोड़ा थोड़ा इसको समझते चले। तो देखिए, जब आपको अगर कहीं पे आपको कहता है कैपिटल मार्केट, अगर हमको आपको कहता है जो है सो मनी मार्केट, तो मनी मार्केट जो है सो शॉर्ट टर्म डीलिंग्स है। आप पूंजी बाजार जो है सो ये दीर्घकालीन है, समझ गए, दीर्घकालीन ये अरेंजमेंट हो रहा है। क्योंकि शेयर मार्केट में हमेशा आपने सुना होगा कि रिजल्ट तभी मिलेगा जितना आप लॉन्गर समय तक अपने शेयर को होल्ड करेंगे, तो उतना बेनिफिट मिलेगा। अभी 2 दिन पहले वायरल हो रहा था, किसी के दादाजी ने एसबीआई का एक शेयर खरीदा था, और शेयर पहले शेयर का सर्टिफिकेट हुआ करता था पेज के फॉर्म, जैसे पेज होता था फिजिकल फॉर्म में, तो आप वहां से खरीदते हैं और आप अपने अलमीरा में रख लेते हो, ऐसा होता था। तो पता चले कि दादाजी भूल गए। तो बिहार के एक आदमी के साथ भी ऐसा हुआ था, पता चलेगा कि लेकर किसी ने भूल गए, तब वो शेयर पड़ा हुआ है, तब देखा कि अब हमारे टायर का सबसे बड़ा है, पता चलेगा कि 1 लाख का शेयर हो गया, तो एक है, तो वैसे ही रखा हुआ था, तो पता चलेगा किसी के, अब वो एसबीआई का शेयर है, तो अब एक शेयर खरीदा हुआ था 5,000 का,
अब वो 17.5 लाख के आसपास का उसका 1750 गुना जो है सो वो बढ़ गया उस जमाने से, क्योंकि 30 साल की बात है, 30 साल 40 साल पहले का खरीदा होगा। तो इसीलिए जो कैपिटल मार्केट में गेम मिलता है, कैपिटल मार्केट जो है सो दीर्घकालीन कहते हैं, लॉन्ग टर्म का अरेंजमेंट है। लॉन्ग टर्म्स में यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा उसको रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। तो क्या करते हैं, जब आप कैपिटल मार्केट पढ़ते हैं तो आप कभी कभी इसको इंटरचेंजेबली सिक्योरिटी मार्केट भी कहा जाता है, प्रतिभूति बाजार क्या कहते हैं, सिक्योरिटी मार्केट। तो सिक्योरिटी मार्केट जो आपको जब आप दो भागों में बांटेंगे तब आपको जो है सो पता चल जाएगा, जिसको आप आईपीओ और एफपीओ के फॉर्म में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, समझ में आ जाएगा, अभी घबराइएगा नहीं। लिखिए 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 पूंजी बाजार एक दीर्घकालीन पूंजी बाजार एक दीर्घकालीन पूंजी का बाजार है, दीर्घकालीन पूंजी का बाजार है, दीर्घकालीन पूंजी का बाजार है, जिसमें जिसमें अंशपत्र 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 का मतलब है शेयर या इक्विटी, जिसमें अंशपत्र एवं ऋण पत्र जिसमें अंशपत्र एवं ऋण पत्र, इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या आएगा, अंशपत्र एवं ऋण पत्र इत्यादि के माध्यम से पूंजी की उगाही किया जाता है, आदि के माध्यम से पूंजी का उगाही किया जाता है। लिखिए कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट, कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट वेयर capital market is a market where capital are accumulated through equity and debt, equity and debt मतलब ये debt जो है सो ये ऋण वाला debt। अब आपको यहीं पे थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होगा, आगे रखते दूर होगा कि कभी कभी आप कहते हैं कि जैसे किसी को अंश पत्र कहते हैं, कोई इक्विटी है और कोई डेट है, कोई इक्विटी है और डेट है। तो इक्विटी का एग्जांपल क्या हो गया, जो आप शेयर खरीदते हैं कंपनी का, शेयर जो आप खरीद रहे हैं कंपनी का, ये क्या हो गया, ये है इक्विटी। इक्विटी को क्या कहना, अंश पत्र है। और डेट का क्या मतलब है, डेट मतलब ये भी पैसा का उगाही इससे भी हो रहा है और पैसा की उगाही इससे भी हो रहा है। दोनों में कैसे हो रहा है, जैसे मान लीजिए रिलायंस का आपने एक शेयर खरीदा, तो आपने एक इक्विटी खरीदा, क्योंकि आपका उतना हिस्सा हो गया रिलायंस में। अगर आपने किसी ने 1% खरीदा तो 1% हिस्सा कहाँ हो गया, रिलायंस में। हमारे पास एक ही शेयर है लेकिन हमारा रिलायंस में क्या हुआ, हिस्सा हो गया, इसीलिए हिस्सा को हम क्या, इसीलिए कहा जाता है उसको इक्विटी। क्या कहा जाता है, दैट्स व्हाई इसे इक्विटी। इक्विटी का मतलब है कि हमने एक शेयर खरीदा, तो एक शेयर का दाम भले 500 रुपए या 5 रुपए है, लेकिन 5 रुपया रिलायंस में मेरा है, तो हमारा हिस्सा हुआ, हमारा क्या हुआ, हिस्सा हुआ। अब इसी हिस्सा को जितना बढ़ाते चले जाएंगे तो उतना कंपनी में वर्चस्व आपका बढ़ता चला जाएगा। किसी का 5 रुपए है, किसी का 500 रुपए, किसी का 500 करोड़ हो सकता है, तो वो इक्विटी हो गया। फिर डेट क्या है, डेट भी पैसा उगाने का तरीका है, जैसे बॉन्ड एग्जाम्पल है डेट का, बॉन्ड किसका एग्जाम्पल है, डेट का। फिर आपको बताएंगे कि बॉन्ड क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो बॉन्ड एग्जाम्पल है, बॉन्ड से भी पैसा उगाया जाता है। तो बॉन्ड में करती क्या है, सरकार या प्राइवेट कंपनी बॉन्ड जारी करती है, बॉन्ड क्या करती है, जारी करती है। और जो बॉन्ड खरीदेगा, जो बॉन्ड, जैसे हमने बॉन्ड खरीदा तो हमको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, हमको क्या मिला, इंटरेस्ट मिलेगा। और कंपनी को पैसा मिल गया, क्योंकि हमने खरीदा। तो हमने किसी कंपनी का, जैसे हम एक बार समझाएंगे आप लोगों को एग्जाम्पल देकर, कि जैसे कंपनी है, मान लीजिए हमने बोला कि बॉन्ड सरकारी भी कंपनियां कर सकती है, प्राइवेट भी कर सकते हैं। तो जैसे पॉपुलर है, NHI का हमने एग्जाम्पल दिया था आपको, NHAI का, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी बॉन्ड जारी करेगी, तो बॉन्ड जारी किया तो हमने उसका 1 लाख का बॉन्ड खरीद लिया है, एक किसका, NHI का 1 लाख का बॉन्ड खरीद लिया। अब 1 लाख का जब बॉन्ड खरीदा तो 1 लाख का बॉन्ड, 1 लाख रुपए का बॉन्ड खरीदा, अब हमको इस पे 6% का इंटरेस्ट दे रही है, कौन, NHAI। 6% का कोई इंटरेस्ट मिल रहा है। अब इस 1 लाख रुपए किसके पास चला गया, NHAI। तो बॉन्ड जारी करके वो पैसे इस तरह से हजारों करोड़ आ गया किसके पास, NHAI के पास। अब इससे वो क्या बनाएगी, एक्सप्रेस में बनाएगी, हाईवे बनाएगी, फिर टोल लेगी, तो उसी टोल से इंटरेस्ट दे रही है। हर बॉन्ड का एक मैच्योरिटी पीरियड होगा, 5 साल, 7 साल, 10 साल, तब तक आपको इंटरेस्ट मिला। और जब मैच्योर हो जाएगा तो आपका जो मूलधन था, मूल पूंजी था, वो भी आपको
वापस मिल गया। तो बॉन्ड इस तरह से काम करता है। तो कंपनियों, एक तरह से कंपनी क्या कर रही है, कंपनी कर्ज ले रही है पब्लिक से। सर तो ये बैंक से ले सकते हैं डायरेक्ट कंपनी से, इसी हाँ। बैंक ये जो खरीदना है बॉन्ड बॉन्ड कंपनी जारी करेगी, तो ये बैंक से खरीदेंगे, बैंक भी अलाउ किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के लिए आपने डिजिग्नेट कर दिया एसबीआई, तो ऐसे कई बैंक भी आपका वो कंपनी का अरेंजमेंट होगा कि आपको बोलेंगे कि आप एसबीआई से, पीएनबी से, कई बार मल्टीपल ऑप्शन भी हो सकता है, वहां से आप क्या कर सकते हैं, उसको खरीदें। कुल मिलाकर बॉन्ड में क्या कर रही है, पैसा ले रही है कंपनी पब्लिक से, उसके पास पैसे नहीं है, तो वो पब्लिक से क्या कर रहे हैं, तो एक तरह से क्या हुआ, कर्ज हुआ। पब्लिक से ले रहे हैं तो क्या हुआ, कर्ज हुआ, डेट हुआ। इसीलिए डेट एग्जाम्पल, बॉन्ड किसका एग्जाम्पल हुआ, डेट का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, क्योंकि उसको वापस लौटाना है। इक्विटी डेट नहीं है, क्योंकि हमारी हिस्सेदारी है, इसको भी हम कभी भी बेच सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि कब बेचेंगे, 10 साल 20 साल हमारा हिस्सा है, उसमें हम जब तक रख सकते हैं। कंपनी पे लायबिलिटी नहीं है, कंपनी पे उसको इंटरेस्ट पे नहीं करना है। कंपनी ग्रो करेगी तो आपका इक्विटी ग्रो किया, कंपनी डूब गया तो आपका भी पैसा डूब गया। इसलिए कंपनी पे बॉन्ड लायबिलिटी हो गया, लेकिन ये इक्विटी लायबिलिटी नहीं है। लायबिलिटी का मतलब है कि फ्यूचर में हमें उसको पे करना है। तो कर्ज जो है सो क्या है, एक तरह का लायबिलिटी है, समझ गए। इसी को आप कहते हैं जो है सो, अब आगे समझिए ऐसे। तो एक शेयर तो बहुत कोई भी आदमी मतलब कितना भी आदमी खरीद सकता है। देख, शेयर तो मल्टीपल है, बेचे खरीदे रोज बेसिस पे जा रहे हैं, कोई खरीद रहा है कोई बेच रहा है। नहीं सर, जैसे कि मान लीजिए एसबीआई बोले, तो हम सुनते हैं कोई दूसरे लोग भी खरीदे रहते हैं, कोई वो भी मतलब बहुत सारे लोग एक शेयर को खरीद रहते हैं। एक शेयर को नहीं, उसके पास वो लाखों शेयर बेचे हुए हैं, उसके पास लाखों शेयर जो मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं। सर शेयर का वैल्यू क्या होगा डिसाइड वैसे, वो कंपनी जब फाउंड होती है उस समय डिसाइड होता है। जैसे मान लीजिए तो हमको खरीदना है कोई शेयर, हाँ। अभी हमको कोई नॉलेज नहीं है इसके बारे में, तो फिर हम कैसे क्या करेंगे? कैसे करेंगे, आप इलेक्ट्रॉनिक खरीदेंगे, आप अपना अकाउंट डेवलप करेंगे। इसके लिए इसी को कहते हैं डीमैट अकाउंट। क्या कहते हैं, डीमैट अकाउंट। अभी 2 दिन पहले मैं बेचा हूँ थोड़ा सा, लेकिन अभी बताऊंगा नहीं आपको ऑन कैमरा। देखिए डीमैट अकाउंट क्या, हमें तो प्रैक्टिकली पता है कैसे खरीदा बेचा जाता है। डीमैट अकाउंट, ये जो अकाउंट आपका क्या करते हैं, आप डीमैट अकाउंट है, डीमेटलाइज अकाउंट कहते हैं। ये आपको जैसे एसबीआई में आप अपना अकाउंट खोलते हैं तो उसको आप कहते हैं सेविंग अकाउंट, जो आप लोग अपना, हम लोग यूज करते हैं। बिजनेस जो मैन खोलता है वो करेंट अकाउंट, ठीक है। तो वैसे ही एक डीमेट अकाउंट है। तो डीमेट अकाउंट जो है सो एनबीएफसी जो कंपनियां होती है वो भी खोलती हैं। एनबीएफसी समझ रहे हैं, जैसे मुथूट फिनांस, बजाज फिनांस, ये सब जो पूर्ण बैंक नहीं है न, एनबीएफसी कहते हैं उनको, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। या फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसी भी कर सकती है, और सारे बैंक भी क्या करती है, डीमेट अकाउंट का ऑप्शन करती है। जैसे आप एसबीआई में भी खोल सकते हैं, पीएनबी में, सरकारी प्राइवेट सब बैंक में पहले अकाउंट खोलना है, फिर आप जो है सो अपना सारा डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद जो है सो क्या करेंगे, आप जिसका ऑर्डर प्लेस करेंगे, जो कंपनी सेलेक्ट करेंगे ऑर्डर, और फिर आपको पूछेगा कितना नंबर ऑफ शेयर चाहिए आपको, वो पूछेगा, तो सब पुट करना है आपको। अगर आपने लैपटॉप से घर पे बैठे इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है तो आप पुट करते हैं। तो आपने 10 शेयर पुट किया, 10 शेयर पुट किया, तो 10 शेयर पुट किया, तो एसबीआई का आपने पुट किया, तो एसबीआई 700 रुपए का है, तो ये आपका जो है सो टोटल जो है सो 7,000 रुपए है। तो आपका अकाउंट बैंक अकाउंट से लिंक करना पड़ता है। ये डीमेट अकाउंट हमेशा आपका बैंक अकाउंट से क्या होगा, हाँ, पैन आधार सबसे डॉक्यूमेंटेशन होगा कि बैंक, ये डीमेट अकाउंट आपके बैंक अकाउंट से लिंक होगा। क्यों लिंक होगा, क्योंकि डीमेट अकाउंट में पैसे जा रहा है, कैसे जाएगा, आपने आपके अकाउंट से फंड ट्रांसफर करके इसमें आप रखेंगे, तभी तो आप खरीदेंगे। हमने सेविंग अकाउंट से पैसा कहाँ डाला, डीमेट अकाउंट में, 10,000 रुपया, 10,000 में से 7,000 रुपए का हमने एसबीआई का क्या किया, खरीद लिया, इक्विटी मैंने शेयर खरीद लिया। क्योंकि 10 शेयर खरीदा और 700 रुपए का एक शेयर है, तो 7,000 रुपए हमने खरीद दिया, तो हमारे अकाउंट से अब 7,000 रुपए कट गए और चले गए कहाँ पे, कंपनी का। अब हमारे कंपनी का नहीं, कंपनी अपने पास भी नहीं रखेगी। अब इसके लिए सीडीएसएल बना हुआ है, बॉडी बना हुआ है। इसलिए कोई बोलेगा कि मान लीजिए कंपनी डूब गया, तो आपका जो है सो पैसा सुरक्षित है कि गया, तो कंपनी का शेयर कम हो जाएगा। ये शेयर कम का गारंटी नहीं होगा, लेकिन पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उतना शेयर आपको जरूर मिलेगा। अब समझिए, मान लीजिए कि आपने 700 रुपए का एसबीआई का शेयर खरीदा है, तो कंपनी का हो सकती है कि इसका शेयर गिरते गिरते जो है सो 10 रुपए हो जाए। ऐसा होता है, यस बैंक के केस में हुआ। यस बैंक जब डूबेगा तो पता चलेगा कि आपका डबल डिजिट पे घटते घटते 10 रुपए का शेयर हो गया, 1 रुपए का शेयर हो जाता है, ठीक है।
ऐसा होगा। तो 10 रुपए का जब शेयर हो जाएगा तो कहने का मतलब है कि आपके पास कितने शेयर खरीदे थे आपने, 10 शेयर खरीदे थे। तो अब वो कंपनी लायबल नहीं है। अब चूंकि 700 रुपए से शेयर घट के उसका 10 रुपया हो गया, तो 10 शेयर आपका सुरक्षित है। ध्यान दीजिएगा, इसका वैल्यूएशन सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आप मार्केट से प्ले कर रहे हैं। मार्केट, क्योंकि अब कहेंगे डूबने का गारंटी कोई नहीं देगा, क्योंकि बढ़ेगा तो भी तो आप फायदा ले रहे थे, इसीलिए रिस्क कहेंगे। तो फिर वही सिनेमा देखेंगे तो कहेंगे रिस्क से करने के बाद बताएगा वो कि रिस्क होगा, क्योंकि यहाँ पे यही होगा। आपको कहने का मतलब घट जाएगा तो उसकी गारंटी नहीं लेगा, क्योंकि बढ़ेगा तो फायदा तो आप ही उठा रहे हैं। 700 से होकर 72,000 तक हो जाएगा तो करोड़ों रुपए तो आपने बनाया है, तो डूबेगा भी तो इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन नंबर ऑफ शेयर सुरक्षित है। अभी भले इसका कौड़ी के भाव कहते हैं, अब ये कौड़ी का भाव हो गया 1 रुपए का शेयर हो गया, जब कल 1,000 का था, लेकिन आपके नंबर ऑफ शेयर सुरक्षित है, 10 के 10 शेयर सुरक्षित है। इसीलिए CDSL कंपनी बना हुआ है। ये दोनों में आप खरीदेंगे तो पता चल जाता है, वो मतलब एक डिपॉजिटरी है। मतलब ये हम जो शेयर खरीद रहे हैं ना किसी व्यक्ति के पास जा रहा है, ना उस कंपनी के जिस खरीद रहे हैं उस कंपनी के पास जा रहा है, बल्कि एक डिपॉजिटरी बना है, उसके पास एक मिडिल पार्टी बना हुआ है, जमा हो रहा है। समझ गए, उससे होता है ऐसे। NSDL और CDSL 2 कंपनी बनी हुई है जहाँ पे जपटी जमा होता है। सर मान लीजिए कि कोई कंपनी अगर अपना 100 शेयर निकाला, ठीक है, 100 हाँ, शेयर दिया, हाँ, तो मान लीजिए कि कोई ऐसा 10 आदमी है जो 10-10 शेयर खरीद दिया, हाँ, उसका तो खत्म हो गया ना। हाँ, खत्म हो गया। अब खत्म हो गया तो अब क्या होगा, जब शुरू में कंपनी आ रही है, तब जब IPO पढ़ेंगे तो पता चलेगा। शुरू में जब कंपनी आ रही है तो नंबर शेयर इशू करेंगे, तो सबको शेयर नहीं मिल पाएगा शुरुआत। तब अब फिर क्या होता है, फिर वहां पे कोटा सिस्टम चलता है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है उसके लिए 10%, डोमेस्टिक के लिए इतना, रिटेल इन्वेस्टर के लिए इतना। जो हमारे जैसे पब्लिक है वो सब रिटेल इन्वेस्टर में है, क्योंकि आपको 10 शेयर खरीदेंगे, 20 शेयर खरीदेंगे। आपको जब IPO होगा तो फिर वहां पे एक वर्ड आएगा लॉट। अब देखिए यही कारण है कि यहाँ पे शेयर मार्केट जब पढ़ाते हैं तो लोगों के पास सवाल बहुत है, क्योंकि पता चलेगा कि बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कि अननोन टेरिटरी जैसा है, कि एकदम जो है सो वहाँ करना है। तो इसमें क्या होता है कि अब BSE की NSE के वेबसाइट पे जाएंगे तो पता चलेगा कि 3-3 साल का कोर्स है। 3 साल का कोर्स है, मतलब शेयर खरीदना बेचना, मतलब शेयर मार्केट की पढ़ाई। तो एक कोर्स 3-3 साल के हैं। तो आपको लगेगा कि आप एक क्लास में ये खत्म हो सकता है या एक क्लास में डील हो सकता है, बोला कि नहीं, परीक्षा उपयोगी जो टर्म है वो केवल आपको पता चलेगा। मतलब उसका मतलब शेयर मार्केट का चैप्टर है, लेकिन जो जितना जाना, क्योंकि प्रैक्टिकल आपको तो उसमें कोई फिनांस का तो आपको व्यापार नहीं करना है, ट्रेड नहीं करना है। एक्चुअल में आपको ऊपर से समझना है कि शेयर मार्केट वर्क कैसे करता है, शेयर मार्केट का इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या है, ठीक है, ये कैसे घटता बढ़ता है। ये बात ही सरफेस लेवल का 1% बात आपको केवल पता चलेगा। 3-3 साल के कोर्सेस हैं इसमें, ये खरीदना कैसे है, बेचना कैसे है, एक्सपर्टाइज है। इसके बाद भी ब्लंडर करेंगे और डुबाएंगे पैसा, इसके बाद भी डुबाएंगे, क्योंकि वो बहुत, क्योंकि साइकोलॉजी से चलने वाली है। इसीलिए पता चलेगा कि आपको बहुत बड़े चार्टेड अकाउंटेंट है, वो भी फेल है शेयर मार्केट में, और वो कोई 10th क्लास पास है, वो $1 बिलियन बनाए, क्योंकि ऑटोमेटिक जो है सो धंधा बिजनेस जिसको कहते हैं वो कॉमन सेंस ज्यादा है, पढ़ाई कम है। हाँ, पढ़ाई कम, कॉमन सेंस की चीजें ज्यादा है। आपको लगता है जैसे मोदी जी ने नया अवार्ड दिया था सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को, कंटेंट वाले को, कंटेंट क्रिएटर का पहला अवार्ड दिया। तो उसमें उन्होंने कहा कि हमने, लोग पूछते हैं कि आपका सक्सेस का मतलब राज क्या, आप बताइए। तो बोले कि हम सबको बताते नहीं है, सबको बताएंगे भी नहीं सक्सेस का राज क्या है। कोई भी रेस्टोरेंट वाला किचन नहीं दिखाता है अपना, ठीक है, लेकिन आप लोगों को बता देते हैं। ऐसा मोदी जी बोल रहे हैं कि हमारे पास मतलब गॉड ग्रेस से हमारे पास, हम चीजों को, आने वाली चीजों को पहले भांप सकते हैं, हमारे पास ये मेरिट है। मोदी जी कह, हम पहले, आप क्या कर सकते हैं, वो हाँ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा होने वाला है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको बहुत ज्ञानी होने की, मतलब पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, आप ट्रेड समझते हैं। अब बताइए कि आप कोई YouTube का आज मैं चैनल बनाया, मान लीजिए मेरे जैसा आदमी, लेकिन YouTube का चैनल आप आज बना रहे हैं, कोई 2016 में थोड़ा थोड़ा बना के उसको प्रमोट कर रहा है, तो पता चलेगा कि उसका मिलियन सब्सक्राइबर फॉलोअर होगा। आप उससे 10 गुना टैलेंटेड हो सकते हैं, लेकिन आपके 10 फॉलोअर। क्यों? क्योंकि आप टाइम के साथ नहीं।
हाँ, टाइम के साथ नहीं है, कोई शुरुआत हो रहा था तब से ट्विटर पे होगा, तो सेलिब्रिटी बनने का चांसेस ज्यादा है। अब रातों रात भी कोई हो सकता है, लेकिन कोई लोग होते हैं जो ट्रेंड को पकड़ लेते हैं कि ऐसा ट्रेंड होने वाला है। एग्जाम में भी कहते हैं ना कि ऐसा चल रहा है तो हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आजकल यहाँ पे जा रहा है, आजकल ऐसी बात हो रही वैसी बात हो रही। तो समझ गए। तो यही बात कर रहा था बताने के लिए आपको कि एक बार में आप ये बातें कहाँ से आई थी, बातें इससे आया कि मतलब शेयर मार्केट में सक्सेस होने का मतलब एजुकेशन आपका गारंटी नहीं, इसीलिए जो कम पढ़े लिखे हैं वहां पे ज्यादा सफल रहे। ठीक है, इसलिए अब देखिए जो आपको डीमैट अकाउंट बताया, अब तो आपको समझ में आया, खरीदने बेचने का थोड़ा सा पता चला। जितना भी आप खरीदेंगे अब एक स्पेशल डेडिकेटेड अकाउंट हो गया, इसी से खरीदा जा रहा है, इसी से बेचा जा रहा है। पैसा किसी सेविंग अकाउंट से इसी में आप ट्रांसफर करेंगे, और जो पैसा बेचने के बाद आएगा यहीं पे आएगा, फिर इससे विड्रॉल का ऑप्शन देगा। जैसे हमने बेच दिया तो हमारा पैसा कहाँ आया, डीमेट में। फिर एक ऑप्शन आएगा विड्रॉल, तो विड्रॉल आप करेंगे, विड्रॉल में फिर आपको अमाउंट मांगेगा, फिर आपने अमाउंट, जैसे विड्रॉल में हमारे 25,000 रुपए आएंगे तो हमने 20,000 डाल के 5,000 आपको डीमेट में रखना है, तो हम फिर उसको विड्रॉल ऑप्शन देंगे। ऐसे कर करके पूरा फंक्शन चलता है। तो बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे आप यूट्यूब अगर चलाते हैं तो आप देखते होंगे कि बार बार ऐड आता होगा, बहुत सारे जैसे ग्रो एंजल वन। हाँ, ग्रो एंजल वन, ये सब पावर, ऐसे दर्जनों आते हैं। ये सब क्या है, ये सब आपको डीमेट अकाउंट का ऑप्शन। पैसा ही में गिफ्ट तो नहीं मिलता है 24 आवर। हाँ, तो सेटलमेंट कर रहे हैं, T2 पीरियड कर रहे हैं। आज शेयर बेचेंगे तो 2 दिन के अंदर सारा होगा। हाँ, तो एडजस्टमेंट, किसी कंट्री में T3 होता है, किसी में T2 होता है, किसी में T1 होता है, तो इंडिया T3 से T3 से T1 पे आ गया। तो अब आपको जल्दी सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि एडजस्ट भी तो करना है, क्योंकि बीच में NSE पे आपने खरीदा है कि BSE पे खरीदा है, डीमेट अकाउंट है, अब बीच में CADSL भी आ रहा है जो बीच में है, तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना, इसलिए तुरंत नहीं हो सकता। सेटलमेंट के लिए वो अभी आज ही के न्यूज़पेपर में सर आ रहा था कि T+0 पे काम हो रहा है। हाँ, अभी नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है, हमें पता है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली थोड़ा थोड़ा करते रहता हूँ, इसलिए कब से तो बस ऐसे ही देख के दस पहले। बहुत जल्दी भी होता है तो T1, लेकिन T1 रहेगा, सेटलमेंट के लिए टाइम चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो रहा है। अब देखिए, तो अब जो सिक्योरिटी मार्केट है, जो अभी अगर सिक्योरिटी मार्केट, अगर जो प्रतिभूति बाजार है, जो पूंजी बाजार है, उसको 2 भागों में आप बांटते हैं। आप इसको लिखेंगे प्राइमरी मार्केट तो सेकेंडरी मार्केट, ऐसे लिखिए। जो आप ऐसे लिखिए सिक्योरिटी मार्केट प्रतिभूति बाजार, और सिक्योरिटी मार्केट तो 2 भाग, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राथमिक और द्वितीयक बाजार लिखिएगा। सिक्योरिटी मार्केट ऊपर लिखिए, प्रतिभूति बाजार, ऐसा कहते हैं प्राइमरी मार्केट, ऐसा कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। अब प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, अब यही पे बात आ रही है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का। देखिए, प्राइमरी मार्केट का क्या मतलब है, अब ध्यान से समझिए। अब रियल थोड़ा सा, अब शेयर के बारे में यहाँ से थोड़ा सा जानकारी बढ़ेगा। प्राइमरी मार्केट का कहने का मतलब क्या है कि कोई ऐसी कंपनी होगी जो, जैसे कंपनी का हमने कंपनी एक नया बनाया, अब कंपनी मैं चला रहा था अकेले कंपनी चला रहा था, और या एक लोग चला रहे थे या 2 लोग चला रहे थे, कुल मिला के ऑनर के पास ही सारा शेयर, सारे ऑनर के पास ही सारा शेयर है। जैसे मेरी कंपनी ए है, ए कंपनी में सारा 100% जो स्टेक है वो किसका है, मेरा। 100% जो इसमें पैसा लगा हुआ है मेरा है, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, वो कंपनी डिसाइड कर रही है कि अब कंपनी बहुत जगह पे फैल गई है, बहुत सिग्निफिकेंट नाम हो गया है, सिग्निफिकेंट थोड़ा नाम हो गया है, कंपनी फैल गया है, तो अब क्या करेगी, वो पैसा बाजार से कुछ लाना चाहेगी, क्योंकि अब हम कुछ खुद कर नहीं रहे हैं, एक्सपेंशन हमको चाहिए, या हमको इस कंट्री से बाहर मार्केट करना है, या आप एक सिटी में है तो सिटी से आपको दूसरे सिटी जाना है, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है, कुल मिला के आपको एक्सपेंशन चाहिए। तो एक्सपेंशन के लिए क्या चाहिए आपको, पूंजी, पैसा चाहिए आपको। तो प्राइमरी मार्केट में यही करते हैं, जब कंपनी पहली बार मार्केट से पैसा उठाती है, तो फिर वही IPO जारी करती। क्या जारी करेगी, IPO। इसको कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्या कहते हैं,
इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ जारी करके, वही जो समझा रहे थे कि जब शुरू कंपनी आएगी तो बोले कि आईपीओ में प्राइस इतना रखा जाएगा कि आईपीओ में एक शेयर का दाम आपको निर्धारित करना होगा। अभी तक तो सारा स्टेक आपके पास था, तो अब पता चलेगा कि कैसे होगा। तो बोला कि अभी भी पैची है, वो कंपनी का बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि आपको एक शेयर का दाम कितना रखना है। तो आप कहेंगे कि अपने मन से तो हजारों लाखों रख सकता है, तो फिर उसको कोई सब्सक्राइब भी नहीं करेगा, कोई लेगा ही नहीं। इसलिए वो कॉम्पिटिटिव रखना होगा कि उसको लोगों तक खरीदेंगे भी, क्योंकि नई कंपनी है तो लोग विश्वास में तो करें, क्योंकि पैसा लगा रहा है, अल्टीमेटली कोई अपना कमाई लगाना है इसमें, तो वो रखेंगे। तो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट डिसाइड करता है, वैल्यूएशन होगा, एक कंपनी का वैल्यूएशन लगाया जाएगा, आप उस हिसाब से पहला शेयर करेंगे, वो पहली बार शेयर जारी करेंगे। कहने का मतलब है कि आईपीओ जब आ रहा है, इसका मतलब कंपनी पहली बार शेयर मार्केट पे लिस्ट हो रही है। अब बात समझ में आया? अभी तक कंपनी जो है सो ऐसे ही प्राइवेट लिमिटेड थी, चल रही थी, सब कुछ था, लेकिन वो शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं था, क्योंकि पब्लिक से पैसा उठाने के लिए आपको ऑथेंटिक शेयर मार्केट में लिस्ट होना होगा। क्योंकि जैसे ही पब्लिक से पैसा लेंगे तो कहने का मतलब डिफॉल्ट भी नहीं कर सकते हैं, फिर चीटिंग नहीं होगा, तो कोई तो होगा जहां पे आपको जुड़ना होगा और सब कुछ जो है सो ट्रांसपेरेंट करना होगा। तो इसीलिए पहली बार जब पब्लिक से पैसा उठाएंगे, आईपीओ जारी करना होगा, तो उसके पहले आप क्या करेंगे, अपने आप को शेयर मार्केट में, हाँ, लेकर। तो जब सिग्निफिकेंट, अब इसका कोई अमाउंट नहीं है कि इतना ही अमाउंट का कंपनी होगा तो शेयर मार्केट में लिस्टेड होगा। कंपनी को लगता है कि अब हमको बड़ा करना चाहिए, अब हमको पब्लिक से पैसा चाहिए, अब हमको एक्सपेंशन चाहिए, तो शेयर मार्केट में लिस्ट होने जाएगी और पहली बार शेयर जब जारी करेगी तो उसको हम क्या कहेंगे, आईपीओ जारी करेंगे। तो आईपीओ जारी करेंगे। इसी आईपीओ में देखा कि देश का सबसे बड़ा जो है सो 20,000 करोड़ से जो बड़ा सरकारी कंपनियों का सबसे बड़ा आईपीओ आया था, तो कोल इंडिया था एक समय, और जब प्राइवेट आया तो इसीलिए इतना हाइक हुआ जो है सो बाइजू का, ठीक है, बाइजू का वैल्यूएशन हो गया, बाइजू का वैल्यूएशन जो है सो $20 बिलियन पार कर गया था, ठीक है। अब जो है सो बहुत कम हो गया, अब तो $4 बिलियन के आसपास आ गया, ठीक है। जब वो हाँ बिलियन में कह रहे, हाँ नहीं 4 बिलियन के आसपास है, अभी इतना जल्दी नहीं। हाँ, तो अब रिड्यूस हो गया, अब पता चलेगा, अब बढ़ते बढ़ते उसको 22 बिलियन तक चले गए थे उसके वैल्यूएशन। सबसे ज्यादा पेटीएम का था। हाँ, तो हाँ, तो पता चलेगा कि अब सरकारी में आप देखेंगे कि सबसे बड़ा आईपीओ जारी किया तो पेटीएम सबसे बड़ा हाइक करके आया, क्योंकि पेटीएम इंडिया का जो है सो सबसे बड़ा यूनिकॉर्न का भी टैग उसको मिला, यूनिकॉर्न में भी सबसे लीडर। लेकिन दोनों का दशा खराब, जैसे आपने बाइजू का देखा डाउनफॉल, वैसे ही पेटीएम के साथ हुआ कि पेटीएम बैंक जो है सो बंद कर दी, ठीक है। तो आईपीओ इस तरह अब करेंगे। अब आईपीओ के बाद क्या होगा, अब ये पहला चरण था कि आप शेयर मार्केट में लिस्ट हो रहे थे, अब दूसरा चरण क्या होगा कि शेयर मार्केट में लिस्ट हो चुके हैं, अब फिर आप फिर से फ्रेश शेयर इशू करेंगे। इशू शेयर करने का मतलब अभी आप कंफ्यूज हो रहेंगे, अपना शेयर बेच रहेगा, जो उसका फाउंडर है उसके पास उस शेयर होगा, अब उस शेयर को क्या किया, यहाँ पे डाइल्यूट करेगा, शेयर को क्या करेगा, डाइल्यूट करेगा। कहने का मतलब आपके पास 100% अगर शेयर था तो शेयर में से आपने 80% शेयर को अपने पास रखा, 20% शेयर को आपने क्या किया, बेचेगा। तो 20% शेयर बेचने की वजह से बहुत सारे पैसा जो है सो कहाँ उसके पास आ जाएगा, उसके पास आएगा। तो ये सेकेंडरी मार्केट में होता है। प्राइमरी मार्केट में क्या होगा, आईपीओ। जब सेकेंडरी मार्केट में जब लिस्ट होने के बाद, जब स्टेब्लिश होने के बाद जारी करेंगे तो यही आईपीओ एफपीओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एफपीओ बनेगा। ये था इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। क्या है ये, फॉलो ऑन, क्योंकि इनिशियल के बाद जब फॉलो ऑन होता है, आगे फॉलो ऑन करना है तो फॉलो। तो बोला कि इसमें कंपनी का वैल्यूएशन लिखिए, तो ज्यादा हो जाएगा, एक एक चल के लिखते हैं। ये प्राइमरी मार्केट लिखिए पहले, प्राथमिक बाजार, प्राथमिक बाजार देखिए। इसमें नए शेयरों का निर्माण किया जाता है, इसमें नए शेयरों का निर्माण किया जाता है। हियर न्यू इशूड आर न्यू शेयर आर इशूड, हियर न्यू शेयर आर इशू किए जाते हैं, न्यू शेयर आर इशूड। यहाँ नए शेयरों का निर्माण किया जाता है, नए शेयरों का निर्माण किया जाता है। इसमें प्राथमिक रूप से स्थापित होने वाली कंपनियां, प्राथमिक रूप से स्थापित होने वाली नई कंपनियों के शेयर को, नई कंपनियों के शेयर को पहली बार बेचा जाता है, नई कंपनियों के शेयर को पहली बार बेचा जाता है। देखिए हियर न्यू कंपनी इशू द शेयर फर्स्ट टाइम इन द मार्केट, फर्स्ट टाइम इन द मार्केट, फर्स्ट टाइम इन द मार्केट, ठीक है। पूर्ण ग्राफ
के बाद आप हिंदी में लिखिएगा, इस प्रकार नई स्थापित होने वाली कंपनियों जो शेयर जारी करती हैं, नई स्थापित होने वाली जो कंपनियां शेयर जारी करती हैं, उसे आईपीओ कहा जाता है। उसे आईपीओ कहा जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लिखे। इन दिस वे पब्लिक ऑफरिंग, इन दिस वे न्यू कंपनी issue the share first time. It is termed as IPO, initial public offering, IPO, फिर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। समझ गए? गाने का मतलब समझ गए? नई कंपनी है, पहली बार। नई कंपनी मतलब शेयर मार्केट के हिसाब से नहीं, बाजार के लिए नहीं है, शेयर मार्केट में लिस्ट होने के पहली बार है। अब पहली बार पब्लिक में जा रही है, अब पब्लिक से पैसा उठा रही है, अब सब कुछ शेयर खरीदेगा उसका, तो ये आईपीओ जारी की है। अब दूसरा लिखिए, सेकेंडरी मार्केट, द्वितीयक बाजार। सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट लिखिए कि यहाँ पर पहले से सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर, पहले से सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर का क्रय विक्रय किया जाता है। यहाँ पर पहले से सूचीबद्ध कंपनियों का क्रय विक्रय किया जाता है। Here already listed companies share purchase take place। यहाँ पहले से सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर का क्रय विक्रय किया जाता है। ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी शेयर सेल परचेस टेक प्लेस, ठीक है। लिखिए द्वितीयक बाजार में कई स्टॉक एक्सचेंज, द्वितीयक बाजार के रूप में कई स्टॉक एक्सचेंज काम करते हैं। देखिए, इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी मार्केट, many stock exchange work like a secondary market, द्वितीयक बाजार के रूप में काम करते हैं। कई स्टॉक एक्सचेंज द्वितीयक बाजार के रूप में काम करते हैं। लिखिए, जब पुरानी सूचीबद्ध कंपनियां अपने नए शेयर जारी करती है, तब उसे एफपीओ कहा जाता है। When already listed company issue the new share, when already listed company issue the new share, it is called FPO, follow on public offering, हिंदी में भी ऐसा ही लिखेंगे, एफपीओ भी कहा जाता है उसको भी, एफपीओ। ऑलरेडी जो सूचीबद्ध कंपनियां हैं उससे इसे किया जाता है। अब देखिए, अब दोनों का अंतर समझिए, बढ़िया से समझिएगा, जितना समय लेना है आप अच्छे से समझिएगा। हमने की जो पहले से सूचीबद्ध कंपनियां हैं, ऑलरेडी जो लिस्टेड कंपनी है, इफ दे आर ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी इन द न्यू शेयर, देन इट इज कॉल्ड एफपीओ। नहीं, उसके पहले वाला सर, एक तो हो गया सेल परचेस जहाँ पे टेक प्लेस करता है, और लिस्टेड, मतलब कि मेनी स्टॉक एक्सचेंज वर्क लाइक ए सेकेंडरी मार्केट, मेनी स्टॉक एक्सचेंज वर्क लाइक ए सेकेंडरी मार्केट। बहुत सारे जो स्टॉक एक्सचेंज है वो सेकेंडरी मार्केट रूप में, मतलब खरीदने बेचने का एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। कुल मिला के आप लेमन लैंग्वेज में समझिए ऐसा कि शेयर मार्केट क्या है। तो शेयर मार्केट एक बाजार है, कहने का मतलब उधार के अगल बगल में कोई मछली का बाजार फेमस होगा, अगल बगल में कोई सब्जी मार्केट फेमस होगा यहाँ पे अगल बगल तो कोई होगा ना कि इधर सब्जी मिलता है, वहाँ पे बहुत सारा दुकान है सब्जी का। यहाँ पे मछली है, मछुआ टोली नाम से लगता है कि मछली बिकता हो, ऐसा नाम है जो खाने वाले लोग जानते होंगे, ठीक है। तो अब कहने का मतलब है कि अगल बगल से किसी को मछली खरीदना होगा तो कहाँ जाए, वहां जाए।
तो शेयर मार्केट यही काम कर रहा है। खरीदने बेचने वालों के लिए एक प्लेटफॉर्म है, बाजार। जिसको खरीदना वो भी पहुंचेगा एक बाजार में, बेचना पहुंचेगा। तो चूंकि जब अब कंप्यूटर आ गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, तो आप घर बैठे कर रहे हैं। जब ये नहीं था तो आपको चल के बाजार तक जाना पड़ता था, जस्ट लाइक एन ई कॉमर्स। यस सर। आज ई कॉमर्स नहीं था तो मतलब हर एक चीज, कपड़े के लिए, हर चीज के लिए आपको बाजार जाना था। अब आप घर में डिलीवरी हो जा रही है आपकी ऑनलाइन, ठीक है। यही अब यही शेयर मार्केट ऐसा है। तो शेयर मार्केट वैसे ही शहर में एक जगह स्टॉक, एक एक्सचेंज का पॉइंट बना हो रहा है, जहाँ पे बोल बोल के बेच रहे हैं, भाव लगा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। जैसे सब्जी बाजार में चिल्लाते हैं, वहां भी वैसे ही चिल्ला रहे होते हैं। 10 का 5, 10 का 5, वहां भी चिल्ला रहे थे एक जमाने में, ठीक है ना, जब शेयर बेचा जा रहा था उस हिसाब से। पुराने सिनेमा देखेंगे तो आपको दिखाएगा, ठीक है, कि कैसे बेच रहे हैं खड़े होके। जॉबर का काम सीखना पड़ता था, जो उतना भीड़ में ही केवल अपने क्लाइंट का, कस्टमर का सुनना है, और उतने ही में बेच लेते थे, उतने हल्ला में जॉबर कहते थे उनको। तो एक तरह से शेयर मार्केट क्या कर रहा है, एक बाजार है, जहाँ पे खरीदने बेचने वाला एक प्लेटफॉर्म को मिल रहा है। कोई उसमें से खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है। वही उसी से शेयर मार्केट का सेहत पता चल रहा है। किसी चीज का डिमांड बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा बिक रहा है, इसका मतलब है कि उसका मांग है, बिकेगा तभी, इसी बेसिस पे तो उस कंपनी का शेयर धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ रहा है। अब उसमें मैक्सिमम लोग उसको बेच के निकल रहे हैं, छोड़ रहे हैं उसको। तो इसका मतलब है क्या, धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, डाउन हो जाएगा। यही ऐसा ही काम करेगा, इसीलिए इसको सेंसेक्स कहा जाता है। आगे आप पढ़ेंगे इसको। अब आप हम सिर्फ इतना आप समझा रहे हैं, यहाँ पे फिर मूव करेंगे कि आईपीओ और एफपीओ में अंतर समझिए। अभी आईपीओ एफपीओ में आप अंतर समझिए। आईपीओ से क्या फायदा होगा, आईपीओ कर क्यों रही है कंपनी, तो आईपीओ से क्या है कि इनिशियली पब्लिक से पैसा चाहिए, कंपनी को विस्तार के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो डायरेक्टली यहाँ पे कंपनी को पैसा मिल रहा है, कंपनी में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। एफपीओ में क्या होगा कि कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, कंपनी पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि कंपनी ऊपर जाएगी तो हम भी ऊपर जाएंगे, कंपनी नीचे जाएगी। तो यहाँ पे कंपनी को कुछ नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब है कि ऑलरेडी सूचीबद्ध है, हम लिखे हैं, ऑलरेडी लिस्टेड है ये। तो हमने बेचा, तो अगर एक्स बेचा, वाई ने खरीद लिया, इसमें तो कंपनी को आप कहेंगे कुछ नहीं मिला, कंपनी को डायरेक्टली कुछ नहीं मिला, क्योंकि एक्स खरीदा हमारे जैसे क्योंकि एक ही दिन में करोड़ों लोग बेच भी रहे होंगे, लाखों लोग खरीद भी रहे होंगे। ये बाजार चल रहा है, किसी को पैसे की जरूरत है तो वो बेच रहा होगा, किसी के पास कहीं से बेहतर पैसा आ गया होगा तो वो इन्वेस्ट कर रहा होगा। अब ऐसा करोड़ों लाखों लोगों के साथ तो अलग अलग नीड होगा। अब हमारे देश में तो ऐसी नीड होगा, हमको जमीन खरीदना, घर बनाना, हमारे यहाँ बेटी की शादी करना, हमारे यहाँ ऐसा ओकेजन आते रहता है जब पैसा कहीं से लेना कहीं देना, ये डेली का बेसिस है। तो देश में अगर एक फैमिली को देखेंगे तो ऐसे ऐसे तो करोड़ों लोग रोज कर रहे हैं। तो ऐसे ही बाजार उसी तरह से चल रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे कंपनी को कुछ नहीं मिल रहा है, तो कंपनी का फिर फायदा क्या है इसमें, कोई आप बेचे, ये खरीदे ये बेचा, ऐसे लाखों लोग करें तो कंपनी को क्या मिला, यहाँ कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ रहा है। अब देखिए कंपनी, पता चलेगा कि इस कंपनी में अभी खरीदने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, शेयर होल्डर की संख्या बढ़ती जा रही है, तो इससे कंपनी को डायरेक्टली फायदा नहीं है, कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ रहा है, कंपनी बड़ा हो रहा है। क्योंकि जितना डिमांड किसी चीज का होगा, इकोनॉमिक्स ऐसा कहता है कि जिसका मांग बढ़ते जाएगा उसका वैल्यू बढ़ते जाएगा, जिसका मांग बढ़ते जाएगा उसका, तो उस कंपनी में खरीद बिक्री बहुत ज्यादा हो रही है, तो उस कंपनी का वैल्यूएशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब वोडाफोन आइडिया डूबा तो उसका शेयर 10 रुपए का हो गया, तो उसको कोई नहीं पूछ रहा है। तो जब नहीं पूछेगा तो उसका दाम धीरे धीरे क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। यस बैंक के साथ खत्म हो गया। तो अब समझ रहे हैं कि कंपनी को क्या फायदा, खरीदने बिकने से होगा, कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ जाएगा, कंपनी बड़ी हो रही है, कंपनी क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। क्योंकि खरीदा उसी, डिमांड उसी का होगा जिसमें लोगों को फेथ होगा। और जैसे ही खरीद बिक्री होगा, डिमांड बढ़ेगा, जैसे ही पूछ बढ़ेगा तो उसका वैल्यूएशन, ये सोसाइटी में भी ऐसा होता है। जिस आदमी की पूछ होगी तो वो अपना फी बढ़ा देगा, जिस डॉक्टर के पास भीड़ लगने लगे तो सबसे पहले क्या करेगा, अपना कंसल्टेशन भी बढ़ा देगा, अपना कंसल्टेशन भी बढ़ा देगा। क्यों, तो कहने का मतलब क्या होगा, उसका वैल्यूएशन बढ़ गया, उसका वैल्यूएशन क्या हो गया, बढ़ गया। जिसका वैल्यूएशन कम होगा तो क्या हो गया, वो नीचे है, ठीक है। अब तो एक पैराग्राफ चेंज करके लिखिए इस तरह प्राथमिक बाजार में मतलब आप समझिए आईपीओ, आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, प्राइमरी मार्केट है तो आपके दिमाग में चलना चाहिए आईपीओ। इस तरह प्राथमिक बाजार में
प्राथमिक बाजार में कंपनियां अपने संचालन एवं विस्तार के लिए पूंजी एकत्रित करती। कंपनियां अपने संचालन एवं विस्तार के लिए पूंजी एकत्रित करती है। लिखिए, इन प्राइमरी मार्केट विस्तार एवं संचालन के लिए पूंजी एकत्र करती है। देखिए, इन प्राइमरी मार्केट कंपनीज accumulate capital. In primary market, company accumulate capital for expansion and operation. जबकि द्वितीय बाजार ऑपरेशन फुल स्टॉप। जबकि द्वितीय बाजार में बट इन द सेकेंडरी मार्केट जबकि द्वितीय बाजार में कंपनी को लाभ नहीं मिलता। उसके विक्रय से कंपनी को कोई प्राप्ति नहीं होती। लेकिन उसके शेयर में वृद्धि होती है। तो इसे लिखेंगे, इन सेकेंडरी मार्केट कंपनी डायरेक्टली does not gain the profit. In fact, shareholder get the profit. But company share or valuation increases. Company value and share increases. यहाँ पे आपने डायरेक्ट पैसा लिया पब्लिक से, तो आपने अपना कंपनी को विस्तार कर रहे हैं, अपने कंपनी के ऑपरेशन को बढ़ाना चाहते हैं, तो आईपीओ से डायरेक्ट पैसा मिलता है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट कंपनी को फायदा नहीं होता। यहाँ पे कंपनी बढ़ेगा तो शेयर जो होल्डर है उनको फायदा होगा, शेयर धारकों को फायदा होगा। तो कंपनी का क्या फायदा है? वही बोला कि इससे कंपनी का क्या मिलेगा? कंपनी बड़ा होगा, कंपनी के शेयर बढ़ेंगे, कंपनी का विस्तार हो रहा है, कंपनी बड़ा हो रहा है। धीरे धीरे आपको ट्रस्ट है, तो लोग पिछला 30 साल से आपका शेयर को खरीद रहे हैं अपने पास रखना चाहते हैं, इसको बेच नहीं रहे। इसका किस चीज को हम अपने पास रखते हैं? जिसको हम वैल्यूएबल समझते हैं। इसका मतलब है कंपनी में ट्रस्ट है, तो उस कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ते जाएगा, जो रिलायंस वगैरह के साथ हुआ। ठीक है, तो जब कंपनी का तो कहने का मतलब है कि कंपनी का धीरे धीरे वैल्यूएशन भी बढ़ रहा है। जो शेयर आपने 100 रुपया पे लिया था, वही बताया कि 5,000 शेयर हो गया, अब पता चलेगा कि 5,000 में कोई खरीदा। बहुत सारा जब शेयर मार्केट पढ़ेंगे तो आपको यूट्यूब पे तो हजारों लोग आपको स्टोरी टेलर मिलेंगे, और यूट्यूब से रिलेटेड तो हजारों चैनल भी मिलेगा जो सब कहानी सुनाते हैं। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाई जाती है विप्रो कंपनी के बारे में। विप्रो कंपनी जो आईटी की कंपनी है, तो महाराष्ट्र के किसी गांव में 4 भाइयों में हिस्सा बटा था। हमारे यहाँ तो हिस्सा बढ़ता है, जितने भाई होंगे, भले शुरू में कितना भी प्रेम होगा, सब में हिस्सा बटेगा भाइयों में। ठीक है, तो भाइयों में जब हिस्सा बटा तो बाकी लोगों ने जिसके में जो हिस्से आए, मान लीजिए कि आप एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि 40 लाख या 20 लाख रुपए जो मिले होंगे उस जमाने में, तो सारे भाइयों ने कोई घर बनाया, कोई गाड़ी खरीदा। अब एक भाई उसमें से किसी को, और उसने कुछ नहीं किया, उसने विप्रो का शेयर खरीदा। अब उसका शेयर खरीदा तो आज 20 साल के बाद उसको डिविडेंड तो मिलते रहा। कंपनी डिविडेंड देती है बीच बीच में। हाँ, बहुत सारे कंपनी, अब समझा देते हैं थोड़ा सा डिविडेंड कैसे काम करता है। तो सारे भाई घर खरीदे, गाड़ी खरीदे, उस समय सब अपना पैसा खत्म कर लिया। एक भाई उसमें से पैसा का 4 भाई हो थे, वो मुस्लिम परिवार था, तो पैसा लगाया उसने विप्रो कंपनी में, क्योंकि विप्रो कंपनी का मालिक है अजीम प्रेम। ठीक है, तो अब विप्रो कंपनी पहले दूसरा वो सब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में काम करती थी, बाद में आईटी कंपनी बनी है। ये भी एक अलग स्टोरी। ठीक है, शुरू से वो आईटी कंपनी नहीं थी विप्रो। ठीक है, इसलिए विप्रो का फुल फॉर्म आएगा तो उसका अलग है, वो अलग है। अब देखिए, एक भाई ने विप्रो में पैसा लगाया उतना, तो अब उसको डिविडेंड तो करोड़ों में मिले ही, 450 करोड़ के आसपास उसका मतलब टोटल नेटवर्थ। हाँ, समझ गए? अब मतलब 30 साल की जर्नी में 40 साल में किसी के पास कितना पैसा हुआ? 450 करोड़।
समझ रहे हैं? अब बाकी लोग घर बना रहे थे, बाइक खरीद रहे थे, स्टंट कर रहे थे, या हिसाब बटा दो। एक भाई कुछ थोड़ा अपने आप पे धैर्य रखा, कंट्रोल रखा, तो बीच में करोड़ों रुपए उसको डिविडेंड भी मिले, और आपका बढ़ते बढ़ते वैल्यूएशन, आपका शेयर का वैल्यू हो गया 450 करोड़। अब आप क्या कर सकते हो? 450 करोड़ 200 करोड़ बेच दो, 2 करोड़ बेच दो, और 2 करोड़ अपना 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 शेयर कम कर सकते हो, क्योंकि डेली बेसिस पर खरीद बिक्री शेयर मार्केट में हो रही है, तो उसमें से कुछ शेयर बेच दो, इसलिए तुम अपना सारा काम कर सकते हो। तो पूंजी बाजार मतलब आप समझिए कि पूंजी बाजार ऐसे काम करता है, इतना ट्रांसफॉर्मेटिव होता है। समझ गए कि ऐसे ऐसे लोग होंगे जो 30 साल पहले शेयर खरीद के भूल गए, इसीलिए बहुत सारे लोग जो होशियार लोग होते हैं अपने बच्चों को गिफ्ट में ये इधर उधर की चीजें नहीं देते, वो शेयर गिफ्ट करते हैं। ठीक है, शेयर गिफ्ट करते हैं। ये क्योंकि ऐसा गिफ्ट है जो अभी तुरंत दिखाई देगा, तो पता चलेगा कि कितना अच्छा केक मंगाया है, कितना ब्रांडेड, लोग इस पर खुश हो जाएंगे। उससे कोई बात नहीं है, आपके नाम के 10 शेयर खरीद के आपने रख लिया। अब बाकी कंपनी आपको लगेगा कि आगे जाएगा पीछे जाएगा, लेकिन खास करके कोई पीएसयू टाइप की कंपनी है, जैसे मान लीजिए ओएनजीसी है, चाहे एसबीआई है, तो आप एसबीआई देख रहे हैं, सबसे बड़ा बैंक है, शेयर भी दे रहा है, रिटर्न भी दे रहा है। जैसे कल ही बोला था आपको कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट रिटर्न मतलब दर्ज करने का एक क्वार्टर में सबसे रिकॉर्ड बनाती है एसबीआई। इवन इनफैक्ट प्राइवेट पब्लिक सारे कंपनी में इंडिया कितना होगा सर एसबीआई का? लगभग 700-800 के आसपास। 700। ठीक है, तो ऐसा है। तो अब आप देखेंगे कि आप चलेंगे कि 1950 में भी वो था, आज भी है, और आप नियर फ्यूचर में अभी नहीं देखेंगे कि एसबीआई खत्म हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो इसलिए इस तरह के सुरक्षित जगहों पे लोग जो है सो जिनके पास सरप्लस पैसा है, तो उसको क्या करते हैं, फंड कर देते हैं, मतलब पार कर देते हैं, खरीदते छोड़ते हैं। कंपनी में शेयर पर कंपनी बंद, तो आपका शेयर सुरक्षित है डिपॉजिटरी के पास, आप शेयर उतना बेच सकते हैं, लेकिन उसके वैल्यूएशन उतना ही रहेगा। जैसे कंपनी बिक जाएगी तो अब 1 रुपए का शेयर हो गया, तो आपको 1 रुपए ही मिलेगा। अब 10 शेयर, एक जितना 100 शेयर है तो 100 रुपए का हो गया, जो कभी उसका वैल्यूएशन, क्योंकि कंपनी डूब गया तो शेयर का वैल्यू भी क्या हो गया, खत्म हो गया। इसको कहते हैं जब जब एकदम सस्ता शेयर हो जाता है 1 रुपए का, 50 पैसे का शेयर होता है, इसको कहते हैं पेनी स्टॉक्स। पेनी का मतलब आप समझते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, हाँ, पेनी स्टॉक कहते हैं। तो बहुत लोग जानबूझ के पेनी स्टॉक में, ऐसा देखिए शेयर मार्केट में बहुत पागल लोग भी मिलेंगे आपको, मोस्टली पागल लोगों का ही काम है। तो पेनी स्टॉक में क्यों रखेंगे कि कोई किसी शेयर का दाम बढ़ के 1000 हो गया, तो बोले कितना बढ़ेगा, 2% देगा, 5% देगा, रिटर्न नहीं देगा। तो जो पता चलता है कि आपने 1000 लगाया तो लाखों रुपए देगा, तो इस तरह के स्टॉक को कहा जाता है मल्टीबैगर। देखिए दोनों के लिए अलग, एकदम जो 1 रुपए 5 रुपए का सस्ता शेयर है पेनी शेयर, पेनी स्टॉक। अब एक ऐसा शेयर है जो खरीदेंगे, खरीदा था तो 10 रुपए का था, आज वो एक शेयर 1000 का है, तो कई गुना बढ़ गया, तो इसको कहते हैं मल्टीबैगर। इसको क्या कहते हैं, मल्टीबैगर। तो बहुत लोग हैं बड़ा स्टॉक नहीं खरीदते, जो 10-1000 का शेयर मिल रहा है 1400-1500 का, अभी 2000, तो बोला वो तो ऑलरेडी बहुत चढ़ चुका है, ऊपर चढ़ चुका है, तो अब कितना बढ़ेगा, तो वो जानबूझ के पैसा कहाँ लगाएंगे, पेनी स्टॉक में लगाएंगे जी, इसमें संभावना ज्यादा है। हाँ, तो संभावना है तो रिस्क भी ज्यादा है, क्योंकि वो उसमें कम खरीद लोग बिक्री कर रहे हैं, तो बहुत मैनिपुलेट किया जाएगा, बहुत मैनिपुलेट होता है वहां पे, क्योंकि शेयर मार्केट स्कैम हमेशा होते रहेगा, क्योंकि उसमें भी तो धुरंधर लोग हैं, इसलिए बार बार स्कैम भी होते रहेगा। तो पेनी स्टॉक ऐसे ही एक दिन न्यूज आएगा कि 5% बढ़ गया, 10%, 20%, 50% बढ़ गया, तो अगर मान लीजिए 5 रुपए का शेयर है, वो लगा कि 100% बढ़ गया, तो ये कहाँ जाएगा, 10 रुपया जाएगा। तो पता चलेगा कि आपको लग रहा है कि 10 रुपया 5 का 10 हुआ है, लेकिन कोई 5 करोड़ शेयर था किसी के पास, अब आप प्रॉफिट लगा नहीं सकते, इतना डबल हो गया। तो समझ गए, तो बाद में आपको ये चलेगा, पता चलेगा, जब आप शेयर मार्केट में पढ़ लेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे विनर वही है जिसके पास वॉल्यूम है, वैल्यू नहीं है, जिसके पास वॉल्यूम है। मान लीजिए आप 10,000 रुपए लगाया था, दुगना हो गया, तो कितना हुआ, 20,000 हुआ, लेकिन किसी का 5% बढ़ा, वो लगाया हुआ है 5 करोड़ 10 करोड़, तो 5 करोड़ 10 करोड़ वही बात है कि जैसे आपकी जीडीपी बहुत छोटी है, जीडीपी आपकी बहुत छोटी है, और जीडीपी 10% से ग्रो कर रहा है, जीडीपी 10% से ग्रो कर रहा है, तो छोटी जीडीपी का तो काउंटिंग में भी नहीं आएगा, लेकिन वो बड़ी अर्थव्यवस्था 2% से भी ग्रो कर रही, तो बड़ी बात है, ये बात होती है। तो इसलिए पेनी स्टॉक और मल्टीबैगर ऐसे काम करता है। आईपीओ एपीओ थोड़ा बहुत समझ में आया, ठीक है, थोड़ा सा स्टॉक एक्सचेंज समझते हैं, ऊपर आप लिखिए, ऊपर टाइटल भी, स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, भारत में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट इन इंडिया,
भारत में शेयर बाजार, भारत में पहले से आप थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे बताया आपने, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है। एक एग्जाम ओरिएंटेड कुछ इधर उधर की बातें पूछे तो आपके समझ में आ जाना चाहिए, बस हमारा कंसर्न इतना होता है इसको पढ़ने में। आज से आप सीखने लगेंगे तो साल भर समय देंगे तो बेसिक जान पाएंगे इसके। ठीक है, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ता भी था लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं था। पूरा मैं जितना सीखा हूँ पूरे लॉकडाउन में सीखा। सबसे ज्यादा मतलब खरीदना बेचना या इस पे रिसर्च करना, जितना पढ़ाई है सबसे ज्यादा, क्योंकि इकोनॉमी में एक चैप्टर के रूप में तो पढ़ना है, लेकिन रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो आपका होता है, खरीदते कैसे हैं, बेचते कैसे हैं, कैसे होता है, कैसे स्टॉक को ट्रेंड किया जाता है, कैसे फॉलो किया जाता है, कैसे अलॉट का है। हाँ, आईपीओ अलॉट नहीं होता सब। आईपीओ अलॉट नहीं होता है क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि अब वहां पे हो गया कि डिमांड ज्यादा है और हमारे पास शेयर नहीं है, तो फिर यहाँ पे इसीलिए क्या करते हैं कि वहां पे क्या करते हैं कि ऐसे बांटा हुआ रहेगा कि 20% जो है सो रिजर्व है फॉरेन इंस्टीट्यूशन के लिए खरीदने के लिए, फिर जो है सो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के लिए 30% है, रिटेल इंस्टीट्यूशन के लिए फिर हमने 20% ऐसे एलोकेट किया। अब 20% दिया हुआ है और इसीलिए फिर आप क्या करेंगे 20%, तो भी रिटेल में तो 20 में तो करोड़ों लोग आ सकते हैं, तो फिर लॉट होगा मतलब एक लॉट मिनिमम खरीदना। एक लॉट में जैसे मान लीजिए 5 शेयर, एक लॉट में कितने शेयर है 5 शेयर, ऐसे लॉट वही चलेगा। एक लॉट में 5 शेयर है तो 5 शेयर है और एक शेयर का दाम जो है सो 200 रुपया, यानी मिनिमम कितना लगाना होगा आपको 1000 का, ऐसे होगा। तो अब पता चलेगा कि रिटेल पे बहुत ज्यादा है, तो फिर क्या होगा, जहां भी ऐसा होगा कि एक ही बार में दर्जनों लोग होंगे या 50 लोग होंगे तो कैसे होगा, लॉटरी सिस्टम। लॉटरी सिस्टम। अब जैसे आप ध्यान दिए होंगे, आपको पॉलिटी पढ़ाया जाएगा तो पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि राज्यसभा डिजोल्व नहीं होगा, वो परपेचुअल चलेगा, आप समझ गए। और लोकसभा 5 साल में हो रहा है और वहां पे तो जो है सो 1/3 मेंबर हर एक दूसरे साल जो है सो जा रहे हैं। ठीक है, अब वो हाउस अनवरन चल रहा है। ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं कि राज्यसभा नेवर भी डिजॉल्व, ये डिजॉल्व नहीं होगा। लेकिन पहली बार इलेक्ट होके सब लोग आए तो एक ही बार में सबका पूरा हो जाएगा। मान लीजिए कोने तो जब संसद पहली बार शुरू हो रहा है तो सब तो एक ही बार लोग 200 मेंबर है तो दोनों सबका तो पीरियड एक ही बार खत्म हो जाएगा, तो कौन बाहर जाएगा। हाँ, तब लॉटरी सिस्टम लगा। तो इंडिया में भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि भैया मान लीजिए कि लोकसभा में चुनाव होगा तो 5 साल में तो सब लोग रिटायर हो गए, 5 साल में फिर चुन के आएंगे वो बढ़ जाएगा। ये राज्यसभा में तो सब हाउस खत्म हो गया, तो इसीलिए लॉटरी से फिर क्या किया जाएगा, फिर जैसे 1/3 को क्या किया गया, निकाला। हाँ, क्योंकि 1/3 हो रहा है तो 1/3 मान लीजिए कि हाँ ये नहीं, यहाँ पे तो बचा। हाँ 1/3 वैसे कर करके पहले लॉटरी सिस्टम किया गया, एक बार निकाल के उतना खाली किया गया, फिर राज्यसभा जितने सीट है वैसे एलोकेट किया। अब फिर वो आगे चल के धीरे धीरे फिर व्यवस्था क्या हो गया, एडजस्ट हो गया, समझ गए, ऐसा हुआ। तो यहाँ पर क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर है तो सबको क्यों नहीं मिल पाता, तो फिर क्या लगेगा, लॉटरी सिस्टम। क्योंकि शेयर का इसका मतलब क्या होता है कि शेयर जितना है उससे सब्सक्राइबर की संख्या ज्यादा हो गई, सब्सक्राइबर मतलब लेने वालों की संख्या क्या हो गई, ज्यादा हो गई, तो सबको नहीं मिल पाएगा, तो फिर लॉटरी सिस्टम देखेगा। और लॉटरी सिस्टम में तुम्हारा नाम आया तो ठीक है, तो ऐसा कोई फायदा नहीं होता है। सब लोगों का अपना अपना अप्रोच होता है। अब जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो पैसा लगा सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का क्या मतलब समझते हैं आप, ध्यान से समझिएगा। हमने एक बार कहा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, FII ऐसा लिखा रहेगा, एक लिखा रहा है DII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। यहाँ पे पर्सन नहीं है बल्कि उसकी कंपनी इन्वेस्ट करती है, एक कंपनी है जो शेयर मार्केट में पूरा इन्वेस्ट करती है, समझ गए। ये तो यहाँ कंपनी है, तो ये फॉरेन की कंपनी है तो FII हो गया, और जो देश की कंपनी है तो क्या हो गया, DII। मतलब हम खरीदेंगे तो हम आएंगे रिटेल इन्वेस्टर में, लेकिन पता चलेगा कि एक इंटरप्राइजेज है, जैसे कहने का मतलब है मोतीलाल ओसवाल, तो वो अगर खरीदेगा तो किसमें आएगा, DII, क्योंकि उसका जो है सो क्या है, इंस्टीट्यूशन बनाए हुए हैं, कंपनी बनाए हुए, हजारों लोगों को बैठाए हुए हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं सारे बॉन्ड पे, स्टॉक पे, कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ डालना है, कहाँ निकालना है, उसके लिए कंपनी ही बना के रखी है, तो वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो। क्या हो गया, इंस्टीट्यूशनल। तो इसको क्या कहेंगे, हिंदी बोल रहे तो भी एग्जैक्ट है, विदेशी संस्थागत निवेशक। अभी क्या हो गया, अपने डोमेस्टिक जो है सो संस्थागत निवेशक, संस्था बना के वो निवेश कर रहे हैं।
आप समझ गए? तो उनके लिए एलोकेट होता है, उनके लिए भी एक कोटा एलोकेट होता है। तो जब इसमें भी संख्या बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे? लॉटरी सिस्टम करेंगे। सब्सक्राइबर की संख्या जब कंपनी वैल्यूबल होता है, तो यही बता रहे थे कि सबका अपना इन्वेस्ट करने का अपना फिलॉसफी होता है। सर ग्रे मार्केट को कैसे होता है? हाँ, ग्रे मार्केट ग्रे मार्केट कहते हैं। ग्रे मार्केट में काम ऐसे करता है कि ग्रे मार्केट जो है सो ओपेक है। कहने का मतलब है ना कि ये कुल मिला के क्या है? काला बाजारी चल रहा को पहले सब परचेस कर है। लेते हाँ, वो ग्रे मार्केट में क्या हो रहा है ना, कुल मिला के है वो जो उस तरह के नेटवर्क है, उस तरह के जो शेयर मार्केट से डील करने वाले लोग हैं, हैं। साथ ऐसे शिक्षण होंगे। हाँ, इंस्टीट्यूशन वाले लोग कोलैबोरेट करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा है। फिर आगे इनसाइडर ट्रेडिंग आएगा तो थोड़ा समझ जाएंगे आप बात कैसे बनती है। इनसाइडर ट्रेडिंग आएगा तो वहां बताएंगे कैसे काम करता है। अब देखिए, सब लोगों का अपना इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी भी होता है। कोई नई कंपनी में आप कह रहे हैं कि मारा मारी इतना है, सबको नहीं होगा, मिलेगा, तो लोगों को लगाना पड़ेगा क्या? लॉटरी सिस्टम। तो बहुत लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं नई कंपनियों में। क्यों? क्योंकि उनको मानता है कि ये बहुत उतार चढ़ाव से गुजरेगा, अभी कंपनी नया नया है तो अभी कुछ नहीं देखा है। जैसे एक आदमी है जो बहुत फेमस है शेयर मार्केट में, नाम आता है तो आप इंडिया में राकेश झुनझुनवाला का नाम देखें, सुनते हैं, मर गया आप तो, ठीक है। एक व्यक्ति है बहुत पॉपुलर, उसका नाम है विजय केडिया। क्या नाम है? विजय केडिया। उसने भी हजारों करोड़ बनाया है। शेयर मार्केट में सब पैसे बनाने वाले बड़े लोग हैं इंडिया। तो विजय केडिया ने कंपनियों में पैसा नहीं, कितना भी पहले बोलो। क्यों? बोला कि ये कंपनी पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि ये अभी टफ टाइम नहीं देखा है। मतलब हम पैसा कहाँ लगाएंगे? जो कंपनी कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस टफ टाइम से अपने आप को कैसे निकाला है। आप समझ रहे हैं? ये फिलोसफी हुआ इन्वेस्टमेंट का। क्योंकि आपने रफ टाइम को फेस नहीं किया है तो आपके पास दुख आएगा तो हो सकता है आप बिखर जाएंगे, आप भाग जाएंगे। समझ गए? एक भाषा भोगले भी एक कहीं का स्टोरी सुना रहे थे, ऑस्ट्रेलिया या जापान का कहीं ऑफिसर का सिलेक्शन होता है तो उसमें देखा जाता है, कोई आपने देखा है कि थ्रू आउट आपने फर्स्ट किया है, बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, तो उसको नहीं लेते हो। ऐसे आदमी को खोजते हैं कि एक आदमी फेल हुआ होगा और फिर बाउंस बैक किया है लाइफ में, वैसे आदमी को खोज रहे होते हैं। तो अगर आपका पूरा कहते हैं कि मेरा रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन है, मैं एकदम थ्रू आउट पास किया, यूनिवर्सिटी टॉपर है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपने अभी जीवन में कभी भी शौक नहीं देखा है। और वो मैच्योर कौन है? जो पूरा डाउनफॉल के बाद, शौक के बाद फिर से बाउंस बैक कर लिया। तो हमने वो कंपनी का हेल्थ ऐसा देखेंगे कि क्या ये कभी फाइनेंशियल क्राइसिस देखा है, कोविड जैसा कोई सिचुएशन आएगा तो ये कंपनी कैसे डील किया है। एक तो ऐसे सर्कमस्टांसेस के बाद भी वो कंपनी निकल गया उससे बाहर, इसका मतलब है कि टफ है, अब इस पर पैसा लगाया जा सकता है। समझ रहे बात को? ये होता है। तो ये एक फिलोसफी हुआ। तो व्यक्ति का अपना फिलोसफी भी हो सकता है। तो बहुत लोग आईपीओ में पैसा नहीं लगाते, बड़े लोग भी आईपीओ में पैसा नहीं लगाते हैं। अच्छा, अब हमेशा आपको पता चलेगा कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो कह रहे थे ग्रे मार्केट को ऑपरेट करके पैसा बना लेते हैं आप लोग, क्योंकि यही ग्रे जोमेटो के साथ हुआ। यही जोमेटो जब आईपीओ लाई सबसे पहली बार, तो अब जोमेटो, अब पता चलेगा कि जोमेटो जो है सो लाई और जितने में लोग खरीदे उसका आईपीओ, और महीना दिन बीतते हुए तो 40% डाउन। तो आप नए इन्वेस्टर हैं, रिटेल इन्वेस्टर हैं, तो आप तो फिर बर्बाद ही हो गए। समझ गया? तो ग्रे मार्केट में वो बड़े लोगों का खेल होता है, आपस में खरीदे आपस में बेचेंगे। कहने का मतलब है वो आर्टिफिशियली डिमांड को स्कार्सिटी में बदल देंगे या वो कर देंगे। पता चलेगा कि आपको ऐसा न्यूज प्लॉट किया गया। देखिए, किसी से पैसा निकलवाना है, लोग अपना शेयर को होल्ड किए हुए, कोई बेच नहीं रहा है। तो बड़े लोगों गेम ऐसे कर रहे हैं, जो कुछ लोग मोनोपोलाइज किए हुए हैं मार्केट को, जिनके पास बहुत सारा स्टेक है, तो वो क्या करेंगे, एक न्यूज़पेपर, और उस समय में न्यूज़पेपर में न्यूज आएगा, निगेटिव न्यूज आएगा उस कंपनी से रिलेटेड, जान कुछ लोग प्लांट किया न्यूज है, उस जर्नलिस्ट को पैसा दिया गया है, उस टीवी चैनल को पैसा दिया गया है। अब बोलेगा कि अब हो सकता है कि फलाने चीज बन गई, इसलिए इस कंपनी को बहुत निगेटिव इफेक्ट पड़ने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत खतरा, तो मैन्युफैक्चरिंग वाले सब अपना वो जाल उसके निकाल देंगे। ये जाल उसके, ये स्टोरी प्लांट किया हुआ है। अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये सिर्फ बड़े 2-4 लोग मिलके जो है सो मार्केट। तो इसीलिए आप जब शेयर मार्केट पढ़ेंगे तो उस समय जो फिल्म जितने भी बनेगा, जैसे आपने देखा होगा वो जो आया था बिग बुल आया था, तो उसमें आप देखेंगे तो मनु मालिक के सबसे बड़े लोग वो रहे हैं एक जमाने में 90 के दशक में। उन लोगों ने मार्केट को ऐसे ही चलाया कि किसी को डुबा दिया, किसी को ऊपर ले आया। अब उस समय तो इतना इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं था और सेबी भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं थी, क्योंकि सेबी तो बना ही इसके बाद, ठीक है, सेबी बाद में आया।
ठीक है, और सेबी आया भी तो फिर बाद में सेबी भी पढ़ेंगे थोड़ा सा, क्योंकि पूरा से हम पढ़ रहे हैं शेयर मार्केट, और शेयर मार्केट को कंट्रोल कौन करता है? रेगुलेट करता है। कंट्रोल करने से अच्छा वर्ड क्या है? रेगुलेट करना है, सेबी रेगुलेट करता है।